स्टडी पॉइंट ऑफिशियल में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग स्टैटिक जीके और साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो दिल्ली भारत में हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है। अगला देखिए, प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो है 11 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। एशिया कप कितने साल का होता है, कितने साल पे होता है दोस्तों। तो एशिया कप जो है वो 2 वर्ष पर होता है और एशियाई खेल जो होता है वो 4 साल पे होता है। ठीक है। तो एशिया कप और एशियाई खेल में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। एशिया कप जो है वो 2 वर्ष पर होता है और एशियाई खेल जो है वो 4 वर्ष पर होता है। तो दोस्तों ये दोनों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी का चांसलर एंजेला मर्केल अब तक कितनी बार चांसलर बनी है। तो वो अब तक 4 बार चांसलर बनी है। देख लीजिए, व्लादिमीर पुतिन पुनः रूस के राष्ट्रपति बने। अब तक वे कितनी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो वो 4 बार ये भी बने हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, किस देश के संसद ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए 2 कार्यकाल की सीमा को हटाने संबंधी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया है। तो ये आपका चीन देश कहा है। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए सोनोग्राफी में क्या चीज़ प्रयुक्त होता है। तो सोनोग्राफी में आपका पराश्रव्य तरंगे प्रयुक्त होती है। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। सभी दोस्तों क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सभी प्रश्न को आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकर्ता कौन होता है। तो आपका हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है। देख लीजिए, हैलोजन जो है आपका वो 17वें वर्ग को कहते हैं। ठीक है। ये जो है पूरा आपका हैलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है ये सारा जो है आपका हैलोजन होता है। ठीक है। तो ये भी पूछता है कि हैलोजन वाला तत्व जो है किस वर्ग में आता है। तो आपका 17 वर्ग में आता है। ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधता उच्च होती है। तो वर्ग 7 का जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बंधता जो है वो सबसे उच्च होता है। वर्ग 7 कहने का अर्थ क्या हुआ। वर्ग 7 कहने का अर्थ आपका हैलोजन ग्रुप ही हुआ। देखिए यहाँ पे इसको वर्ग 7 कहते हैं। ठीक है। 17 है ना, तो देखिए अगर 7 लिख रहा है तो 17 लास्ट वाला जो है समझ लीजिएगा कि 17 है। अगर 6 है तो ये 16 समझ लीजिएगा। ठीक है। अगर ये 5 है यहाँ पे तो आपका 5 है तो आपको 15 समझिएगा। ठीक है। तो ऐसे याद करने का तरीका है। देखिए ये 3 है तो ये 3 लास्ट में याद रखिएगा। समझिए कि 10 में जोड़ना है उतना। ठीक है। तो 13 हो गया। ये 4 है तो आप समझिएगा कि 10 में 4 जोड़ना है तो आपका 14 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधता किस वर्ग के होती है। तो आपका बोलेंगे वर्ग 17 का, इसको बोलेंगे क्या आपका 7 का ए का बोलेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको 17 वर्ग भी बोलेंगे या 7 का ए बोलेंगे। ठीक है। ये दोनों बात बरोबर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो आपका विटामिन सी जो है वो गर्म होने पर क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधता आपका क्लोरीन की होती है। ठीक है। आपका सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधता क्लोरीन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिक्स बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन नरेंद्र मोदी से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो ये एंडी मेरिनो है। ठीक है। इसका जो लेखक है एंडी मेरिनो है। तो आप लोग याद रखिएगा। ये सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका विक्रम सेठ है ये सुटेबल बॉय का लेखक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एरेनियोलॉजी जो है किसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तो एरेनियोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहलाता है। तो आप एरेनियोलॉजी वहाँ से करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के कारण है। तो ये आपका उच्च आवृत्ति करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आपका उच्च आवृत्ति जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धनुष बैलिस्टिक मिसाइल
मार करती है, तो ये आपका सतह से सतह मार करता है धनुष बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए दोस्तों, जितने भी मारक क्षमता वाला है उस सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में पूछते रहता है कि वो कहाँ से कहाँ मार करता है, कैसे मार करता है, और रेंज भी पूछता है कि वो कितना रेंज तक मार कर सकता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका, देख लीजिए एक चीज़ और बताते हैं, जितने भी मारक क्षमता वाला चाहे लड़ाई वाला जितने भी मिसाइल वगैरह ऐसे बनते रहते हैं वो सारा DRDO बनाता है। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म ही होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये भारत कहने का अर्थ है कि भारत को सेफ्टी दिलाने के लिए जितने भी हथियार वगैरह ये सब उपलब्ध होता है वो DRDO ही उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसका यही काम है DRDO को, तरह तरह का मिसाइल टेक्नोलॉजी नया नया बनाना। ठीक है, ताकि हमेशा अपने देश को जो है वो सुरक्षा मतलब प्रदान करते रहें। ठीक है, तो देख लीजिए धनुष बैलिस्टिक मिसाइल मार करती है, तो ये आपका सतह से सतह मार करता है। अग्नि 5 जो है बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मार करती है, तो ये आपका सतह से सतह ये भी मार करता है, ये भी DRDO द्वारा ही। DRDO याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा DRDO ही बनाती है मारक क्षमता वाला। ठीक है, देखिए इसका क्षमता पूछ लेता है, अग्नि 5 का मान लेके पूछ देगा कि मारक क्षमता कितना है, तो ये आपका 5000 मारक क्षमता हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए अग्नि 1 जो है बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता कितना होगा, पहले तो ये भी सतह से सतह मार करता है, ये याद रखिएगा, और ये इसका भी रेंज जो है ये आपका 700 किलोमीटर इसका रेंज है अग्नि 1 का। ठीक है, अगला देखिए अग्नि 4 जो है बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता कितना है, तो अग्नि 4 का बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता आपका 4000 किलोमीटर है, ये भी आपका सतह से सतह मार करता है। दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जनरेशन है। ठीक है, जैसे मान लें कि अग्नि 1 हुआ तो वाकई है कि अग्नि 1 का मारक क्षमता कम रहेगा, जितना ही आगे मारक क्षमता बढ़ते जाता है वैसे ही 1 2 3 4 बढ़ते जाता है। देख लीजिए जैसे अग्नि 1 का मारक क्षमता आपका 700 किलोमीटर हुआ, तो अग्नि 4 का मारक क्षमता इससे ज़्यादा होगा, 4000 किलोमीटर है, तो इससे 5 वाला जो बनेगा वो तो इससे भी आधुनिक बनेगा ना दोस्तों, उसमें कुछ और ऐड करके बनेगा। तो देखिए उसका अग्नि 5 का मारक क्षमता कितना हो गया, 5000 किलोमीटर हो गया, ऐसे ही वो बढ़ते जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ लेता है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कि यह क्या है, कैसा मिसाइल है। तो देख लीजिए ब्रह्मोस एक कम दूरी का रेजिमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भी पूछता है कि ब्रह्मोस जो है किस टाइप का मिसाइल है, तो आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछता है दोस्तों कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस किस देश के निर्माण से बना है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपका निर्माण जो हुआ है वो भारत रूस के मदद से दोनों को मिलके बना हुआ है। ठीक है, भारत रूस के संयुक्त उपक्रमों के तहत हुआ है। ठीक है, ये भी DRDO द्वारा ही विकसित किया गया है। इसका रेंज जो है पूछ लेता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज कितना है, तो आपका 350 किलोमीटर इसका करेक्ट रेंज है। ठीक है, अब देखिए पूछता है कि बराक मिसाइल जो है वो कहाँ पे निर्माण हुआ है, किस देश में, तो ये आपका इजराइल से बनता है आपका बराक मिसाइल। ठीक है, इजराइल से आपका बराक मिसाइल हो गया। राफेल जो है किससे खरीदा था भारत। ठीक है, तो राफेल जो विमान है वो फ्रांस से खरीदा गया है, भारत ने खरीदा है। ठीक है, अभी तो लगता है 5-6 आ गया है और अभी आने के लिए उस पर मतलब पैसा दिया हुआ है। ठीक है, अभी और आएगा भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग कि बराक मिसाइल जो है वो इजराइल से खरीदा गया है और राफेल जो है वो फ्रांस से खरीदा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए पारा जो है वो कांच को नहीं भिगोता है, क्योंकि दोस्तों इसका ससंजन बल जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, ससंजन बल थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ससंजन बल होता क्या है। देखिए सेम चीज़ में जो बल लगता है ना वो ससंजन बल कहते हैं। जैसे आप लोग नहीं समझे होंगे तो समझिए फिर से, जैसे पारा के बीच में, अगर पारा के बीच में सेम ही चीज़ के बारे में बात बोले तो वहाँ पर ससंजन बल काम करेगा। असंजन बल कहाँ काम करेगा, दो डिफरेंट चीज़ के बीच। जैसे मान लेते हैं कि उसका देखिए जैसे पारा हो गया और कांच का जो बॉडी हुआ, ठीक है, तो दोनों के बीच जो काम करेगा बल वहाँ पे असंजन बल काम करेगा, यानी डिफरेंट के बीच में असंजन काम करेगा। और सेम में जैसे पारा और पारा के बीच में ही बल तो सेम हुआ तो वहाँ पे ससंजन बल काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग ससंजन और असंजन क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए देखते हैं फिर से। देखिए पारा कांच को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका ससंजन बल अधिक होता है दोस्तों, यानी पारा का ससंजन बल एक दूसरे से अधिक होता है, यानी अपने में ही चिपकने का क्षमता ज़्यादा रहता है, इसलिए उसमें कांच में लगता ही नहीं है। ठीक है, कांच को भिगोता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। देखिए
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। म्यू बराबर 1/sin c होता है, बराबर sin i बटे sin r होता है, ठीक है, बराबर c/v होता है, जहाँ c जो होता है निर्वात में प्रकाश का चाल होता है और v जो होता है माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि म्यू बराबर जब c/v हुआ, जहाँ c क्या होता है, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि म्यू बराबर जब c/v है तो जहाँ c क्या होता है, तो ऑप्शन में रहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसे ही दो और रहेगा, तो वहाँ से निर्वात में प्रकाश का चाल आप करेक्ट आंसर लगाइएगा, ठीक है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। किसी थर्मामीटर का सबसे निम्न बिंदु होता है, तो देखिए दोस्तों वह तापमान जिस पर पानी जम जाता है, ठीक है, वही तापमान जो है वह थर्मामीटर का सबसे निम्न बिंदु होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक सभी यौगिकों में समान ऑक्सीकरण अवस्था को रखता है, ठीक है, तो आपका फ्लोरीन जो दोस्तों होता है वो सभी यौगिकों में समान ऑक्सीकरण अवस्था को बनाए रखता है, ठीक है, तो आपका फ्लोरीन यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अगला देख लीजिए, देखिए पृथ्वी 2 जो है ये भी कैसे मार करता है, तो आपका सतह से सतह मार करता है, और ये आपका इसका भी रेंज जो है वो 350 किलोमीटर है। आपका याद ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपका जो ब्रह्मोस है और पृथ्वी 2 है, ये दोनों का रेंज जो है मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है, ठीक है। ये जो है निर्मित हुआ था 6 अक्टूबर 2008 को किया गया था DRDO द्वारा, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आकाश के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि आकाश थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए जैसे सब अभी तक ले जितना भी मारक क्षमता है वो सतह से सतह ही मार करता था, लेकिन आकाश ऐसे ट्रिकली भी याद करते हैं कि आकाश तो ले ही लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो आकाश कैसे मार करता है, तो सतह से हवा में मार करता है, यानी पृथ्वी से हवा में ये मार करता है। आकाश ऐसे भी लग रहा है कि ऊपर मार करता होगा, तो इसको ट्रिकली से याद करेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है क्योंकि ये थोड़ा मतलब अलग हो जाता है, वो सतह से सतह सारा मार करता है और ये आपका सतह से हवा में मार करता है। इसलिए आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र प्रणाली है, और ये भी DRDO द्वारा विकसित किया गया है। दोस्तों इसका मारक क्षमता जो है वो बहुत कम है, आकाश का 30 किलोमीटर है, या 30,000 मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये भी दोस्तों पूछता है कि आकाश जो है कैसा आपका मारक क्षमता वाला मिसाइल है, ठीक है। आपका ऑप्शन में दे दिया कि मध्यम दूरी वाला है कि लॉन्ग दूरी वाला है, ठीक है, तो ये आपका मध्यम दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि ये आकाश जो है मध्यम दूरी के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, ठीक है, विश्व प्रसन्नता विकास समाधान सूचकांक कौन जारी करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स वाला पूछ रहा है। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क जो है UNSDSN जो आपका ये सूचना जारी करता है, ठीक है। तो विश्व प्रसन्नता विकास समाधान सूचकांक जो है आपका ये जारी करता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम से आप लोग जानते ही होंगे बल की परिभाषा मिलता है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से किसका मिलता है परिभाषा, तो आपका बल की माप का परिभाषा मिलता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। पहला तो सबको जानता है कि न्यूटन गति के प्रथम नियम से आपका बल का परिभाषा मिलता है, लेकिन पूछता है अक्सर एग्जाम में सेकंड वाला, ठीक है, कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो आप लोग क्या लगाएंगे कि बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, या न्यूटन के गति के दूसरे नियम से व्यंजक अगर पूछेगा कि कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है, तो वहाँ से दोस्तों क्या प्राप्त होता है आपका F बराबर m में, जो कि काफ़ी हाईलाइट फार्मूला है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ये आपका पूछ सकता है कि किस नियम से ये फार्मूला मिलता है, तो आपका न्यूटन के दूसरे नियम से ये फार्मूला मिलता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में से एक अलीबाबा, सबको जानते होंगे, अलीबाबा को फाउंडर और चीन के सबसे धनी व्यक्ति में से एक जैक मा, ठीक है, ने उस दौरान सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने अपने जन्मदिन के दौरान रिटायरमेंट की घोषणा कर दी और सारा राजपाट जो है डेनियल झेंग को सौंप दिया। दोस्तों ये पूछता है कि जैक मा ने अपना पूरा संपत्ति किसको दान दे दिया है। समझ सकते हैं दोस्तों ये कितना हाईलाइट हो गया, चीन का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता है जैक मा, ठीक है, तो किसको अपना राजपाट सौंप दिया, वो आपका डेनियल झेंग को सौंप दिया। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये कभी भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, ठीक है। ऊपर में विश्व प्रसन्नता विकास समाधान था, अब की देख लीजिए विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये है, तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन आपका
जारी करता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में आपका पोजीशन तो हम लोग का पूछता है कि भारत का कितना पोजीशन है, ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। और ये अक्सर अब ये पूछता है कि एक जारी आखिर कौन करता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन आपका जारी करता है। दोस्तों अभी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो 144वां है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला देख लीजिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्या है, से क्या किसका परिभाषा मिलता है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम से आपके बल की प्रकृति का परिभाषा का पता चलता है। दोस्तों सारा आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल नियम से जान गए होंगे, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछते रहता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम से किसकी आपका क्या मिलता है, तो बल की प्रकृति का बताता है कि बल का प्रकृति मिलता है इससे, ठीक है। अगला देखिए, ब्रह्मोस द्वितीय जो है ये भी पूछता है कि कैसा है, तो ब्रह्मोस द्वितीय जो है वो आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दोस्तों जो है वो आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ दोस्तों था कि 1 मिलियन बराबर आपका कितना केजी होता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो एक mg बराबर जो होता है आपका मिलीग्राम बराबर वो 10 के पावर -6 kg होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। एक बार बराबर आपका 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अब देखिए, आलम, प्रयास और लोड, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूछ देता है कि कुछ दे देगा आपको और पूछेगा कि प्रथम श्रेणी का है कि वो द्वितीय श्रेणी का है। जैसे देख लीजिए, हम याद करने के लिए एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों जो आप भूलेंगे कभी नहीं। देख लीजिए, बोल रहा है कि वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब, प्रयास तथा लोड के बीच में हो तो क्या कौन सा श्रेणी में आएगा। तो देखिए आपको एक ट्रिक आपको याद दिलाते हैं। देखिए, एफ फ्ले करके याद रख लीजिएगा, FLE, ठीक है। FLE फ्ले 3-4 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ याद रहेगा तो ये चीज़ याद करने का ऊपर वाला ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अब बोलिएगा कि कैसे, तो देखिए अगर जिसको भी बीच में रहेगा वही आपका, और यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखना है कि अगर इसको बीच में रखेगा तो प्रथम श्रेणी होगा, क्योंकि फर्स्ट में है। अगर इसको लोड या भार को बीच में रखेगा तो ये आपका द्वितीय श्रेणी हो जाएगा। ये आपका तीसरा को अगर मतलब आयास या आयाम यानी एफर्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आलम को इंग्लिश में आपका फलक्रम बोलते हैं। लोड या भार को आपका लोड बोलेंगे। आयास या आयाम को आपको इंग्लिश में एफर्ट बोलेंगे, ठीक है। तो याद करने के लिए तरीका बताते हैं कि अगर आलम को बीच में रखेगा या फलक्रम को बीच में रखेगा, ठीक है, तो वो आपका प्रथम श्रेणी में आएगा, क्योंकि फर्स्ट में ही है इसलिए प्रथम। ये वाला बताता है कि फर्स्ट श्रेणी है, ये आपका बताता है कि सेकंड श्रेणी है, ये आपका बताता है कि थर्ड श्रेणी में आता है, ठीक है। तो जैसे जैसे बीच में अगर डालते रहेगा, जैसे मान लें कि लोड या भार दे दिया कि ये बीच में है, तो कुछ नहीं, आपको फ्ले लिख देना है। देखेंगे कि अरे ये बीच में है तो सेकंड हो जाएगा आंसर। अगर देखेंगे कि आयास या आयाम को बीच में बोल रहा है, ठीक है, डाल रहा है, तो ये आपका थर्ड श्रेणी में आ जाएगा। तो ऐसे याद रख लेंगे। उम्मीद करते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देख लीजिए। अब देखिए, बोल रहा है कि वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब, प्रयास या लोड के बीच में होता है। तो दोस्तों जैसे ही आलम्ब दिया तो हमको पता चल गया कि ये तो प्रथम में है आलम्ब, तो प्रथम श्रेणी मार दीजिएगा कि प्रथम श्रेणी इसका होगा करेक्ट आंसर। ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। देख लीजिए, वह उत्तोलक या लीवर जिसमें लोड, आलम्ब तथा प्रयास के बीच में हो। जैसे ही दोस्तों पता चल गया कि लोड बीच में कह रहा है, तो जानते हैं कि फ्ले होता है यानी लोड बीच में होता है, तो यानी पहला दूसरा यानी द्वितीय श्रेणी में ये आ जाएगा, ठीक है। तो द्वितीय श्रेणी आपका करेक्ट मार दीजिएगा, ठीक है। आपको सोचना ही नहीं है। ऐसे ही आपका दोस्तों पूछेगा कि मान लें कि पूछ दिया कि आयास जो है वो आपका आलम और लोड के बीच में है, तो कौन सा श्रेणी में आएगा। तो आयास जो है जो सबसे लास्ट में तीसरा में है, तो तीसरा श्रेणी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखिएगा। अब देखिए, बोल रहा है कि वह कठोर बॉडी एक अस्थाई बिंदु के चारों ओर घूमती है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, वह कठोर बॉडी एक अस्थाई बिंदु के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों जो अस्थाई बिंदु के चारों ओर घूमता है उसको उत्तोलक बोलते हैं, ठीक है, उसको उत्तोलक बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। उत्तोलक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो उत्तोलक जो है आपका बल अघूर्ण पर काम करता है दोस्तों, ठीक है। बल अघूर्ण बराबर होता है बल गुने बल बाहु होता है आपका। बल अघूर्ण का दोस्तों कभी कभी आपका SI यूनिट भी पूछ लेता है और आपका डायमेंशनल भी पूछ लेता है, ठीक है। तो वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, उस पर वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आपका डायमेंशनल बीमा का
और एसआई यूनिट का आपका वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उत्तोलक जो है बला घूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखकर दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।